कल्पना कीजिए, प्राचीन एथेंस का बाजार। सूरज ढल रहा है, चारों तरफ दुकानें, शोर और भीड़। लेकिन भीड़ के बीच में एक आदमी खड़ा है, नंगे पैर, मैला कुचैला वस्त्र और आंखों में अजीब सी चमक। वो किसी अमीर व्यापारी को रोकता है और पूछता है, बताओ सच्ची सफलता क्या है। व्यापारी झेंपता है, कुछ बड़बड़ाता है और चला जाता है। फिर वो आदमी एक मशहूर राजनेता के पास जाता है। आप कहते हैं कि आप न्याय के लिए लड़ते हैं, तो पहले ये बताइए, न्याय है क्या? राजनेता लाल पीला हो जाता है। शाम ढलते ढलते वो आदमी एक युवा से मिलता है और पूछता है, तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कैसे लोगे? युवा कहता है, मेरे पिता ने तय कर दिया है। आदमी मुस्कुराता है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी किसी और की सोच से जी रहे हो? यह आदमी कोई और नहीं, सुकरात है, दुनिया का पहला बड़ा दार्शनिक जिसने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन उसके सवालों ने पूरी मानवता की सोच बदल दी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो बस सवाल पूछे, और उन सवालों ने इतने बड़े बड़े लोगों की पोल खोल दी कि आखिरकार शहर ने उसे जहर का प्याला पकड़ा दिया। लेकिन सुकरात की यह पद्धति, सुकराती पद्धति, आज भी उतनी ही जीवित है जितनी 2500 साल पहले थी। और आज के भारत में इसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ तैयार जवाब बिखरे पड़े हैं। अच्छी नौकरी यही है, शादी इस उम्र तक कर लेनी चाहिए, सफलता का मतलब यही है। और हमने बिना कभी सवाल पूछे इन तैयार जवाबों को अपना लिया है। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक दार्शनिक की कहानी नहीं है, यह आपके अपने दिमाग की जांच है। हम सुकरात के साथ चलेंगे, एथेंस की गलियों से लेकर आज के दफ्तरों, घरों और रिश्तों तक। और हर कदम पर हम पूछेंगे, क्या मैं अपनी जिंदगी की जांच कर रहा हूं? क्योंकि सुकरात का एक ही संदेश था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जो जिंदगी जांची नहीं गई वो जीने लायक नहीं। तो आइए शुरू करते हैं यह सफर। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने मरना चुना लेकिन सवाल पूछना नहीं छोड़ा। और आज ऑडियो बुक सम्राट पर हम इसे आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी कहानी, अनसुने किस्से और वो नजरिया जो आपकी सोच बदल देगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि यह वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसीलिए या तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या किसी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आप आराम से इस ऑडियो बुक को अपने फ्री टाइम के मुताबिक सुन सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अज्ञानता का पहला कदम। सुकरात की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके एक दोस्त चेरेफोन ने डेल्फी के मंदिर में जाकर एक सवाल पूछा। वहां एक पुजारिन थी जिसे लोग भविष्यवाणी करने वाली देवी का माध्यम मानते थे। चेरेफोन ने पूछा, क्या एथेंस में सुकरात से बुद्धिमान कोई है? और पुजारिन ने जवाब दिया, नहीं, सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। जब यह बात सुकरात तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये देवी कैसे कह सकती हैं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं? और फिर उसने एक अभियान शुरू किया। वो एथेंस के हर उस आदमी के पास गया जो खुद को बुद्धिमान कहता था, राजनेता, कवि, शिल्पकार, और उसने उनसे सवाल पूछे। और उसने पाया कि ये सब लोग सोचते तो थे कि वो बहुत जानते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं जानते थे। और सुकरात ने कहा, कम से कम मैं तो यह जानता हूं कि मैं नहीं जानता। और शायद यही मेरी बुद्धिमानी है। यही है सुकराती पद्धति की नींव। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कोई झूठी विनम्रता नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आप अपने सारे पूर्वाग्रह, अपनी सारी मान्यताएं, अपनी सारी मुझे पता है वाली सोच को एक तरफ रख देते हैं। और जब आप यह करते हैं तो सीखने का असली द्वार खुलता है। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार कहते हैं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन क्या सचमुच पता है? क्या आपने कभी अपनी इस बात की जांच की है? या फिर आपने यह बात अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने इंस्टाग्राम फीड से उधार ले ली है? सुकरात कहता है, तब तक तुम कुछ नहीं जानते जब तक तुमने खुद सवाल नहीं पूछा। आज के भारतीय संदर्भ में इसका एक बहुत ठोस उदाहरण लीजिए।
एक युवा है, राघव। राघव ने इंजीनियरिंग की क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा, फिर उसने एमबीए किया क्योंकि सब कर रहे थे, और अब वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है क्योंकि यही सफलता की निशानी है। लेकिन भीतर से वो खाली है। एक दिन अगर राघव सुकरात की तरह सोचे और अपने आप से पूछे, मैंने यह रास्ता क्यों चुना, क्या यह सचमुच मेरी अपनी पसंद है या किसी और की, तो शायद उसे पहली बार अपनी जिंदगी का सच दिखे। सुकरात कहता है, ज्ञान का पहला कदम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना है, और यह स्वीकार बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका मतलब है अपने अहंकार को तोड़ना। यह कहना कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है। लेकिन जिस दिन आप यह कह देते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी की असली शुरुआत होती है। लेकिन सुकरात ने सिर्फ अपनी अज्ञानता स्वीकार नहीं की, उसने एक पूरी विधि विकसित की दूसरों की अज्ञानता भी उजागर करने की। और यह विधि बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक सर्जरी की तरह थी। वो सामने वाले से सवाल पर सवाल पूछता जाता और धीरे धीरे उसकी सारी मान्यताओं की पोल खुल जाती। इसे ही कहते हैं सुकराती संवाद। और यह संवाद आज भी हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों को सुलझा सकता है। लेकिन आखिर यह सुकराती संवाद है क्या, और कैसे एक सीधे सादे सवाल से आप अपनी जिंदगी की सबसे गहरी गलतफहमियां पकड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी, क्या आप इस पद्धति का इस्तेमाल अपने करियर और अपनी शादी के फैसलों पर कर सकते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, शादी तो करनी ही होगी जब सामाजिक मान्यताएं सवालों से हिलें। चैप्टर 2, शादी तो करनी ही होगी जब सामाजिक मान्यताएं सवालों से हिलें। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सुकरात ने एथेंस के बाजार में जाकर लोगों की जड़ जमाई हुई मान्यताओं को सवालों से तहस नहस कर दिया, और हमने सीखा कि उसकी पूरी पद्धति की नींव एक ही वाक्य पर टिकी है, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पद्धति का इस्तेमाल हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों पर कैसे किया जाए। और भारत में सबसे बड़ा फैसला जिस पर हर तरफ से दबाव आता है वो है शादी। जरा सोचिए, आप 25 या 26 साल के हैं, घर में आपके पैर रखते ही माँ कहती हैं, बेटा अब तो शादी कर लो। रिश्तेदार मिलते हैं तो उनका पहला सवाल, कब तक कर रहे हो। सोशल मीडिया खोलते हैं तो एक के बाद एक शादी की तस्वीरें, गोद भराई के फोटोज, और धीरे धीरे एक अनकहा सा दबाव बनने लगता है, शादी तो करनी ही होगी। लेकिन क्या हमने कभी रुककर इस वाक्य की जांच की? क्या हमने कभी पूछा क्यों? और अगर हम पूछें तो क्या जवाब मिलेगा? सुकरात कहता है, जब तक तुम सवाल नहीं पूछते तुम गुलाम हो, उन मान्यताओं के गुलाम जो तुम्हें थमा दी गई हैं। आइए आज हम एक काल्पनिक सुकराती संवाद करते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवती है अनन्या, 26 साल की, एक आईटी कंपनी में जॉब करती है, और आज उसके घर में एक रिश्तेदार आए हुए हैं। और शुरू होता है वही पुराना सवाल, अनन्या बेटा अब तो शादी कर लो, उम्र निकल रही है। अनन्या चुप रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बेचैनी है। और तभी मान लीजिए कोई सुकरात जैसा दोस्त उसके पास बैठा हो और वो पूछे, सुकरात, अनन्या तुम्हारी मौसी जी कह रही हैं कि शादी कर लो। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तुम शादी क्यों करना चाहती हो? अनन्या वो थोड़ा हंसकर, ये क्या सवाल हुआ, शादी तो करनी ही होती है ना, वो सब करते हैं। सुकरात, सब करते हैं, ये एक अच्छा जवाब है, लेकिन क्या यह तर्क है? अगर सब किसी कुएं में कूदने लगें तो क्या तुम भी कूद जाओगी? मैं फिर पूछता हूं, सब करते हैं को छोड़ो, तुम्हारी अपनी वजह क्या है? तुम शादी क्यों करना चाहती हो? अनन्या, क्योंकि एक साथी चाहिए, कोई ऐसा जिसके साथ जिंदगी बांट सकूं। सुकरात, बहुत खूब, एक साथी चाहिए, यह एक ईमानदार वजह है, लेकिन मुझे बताओ, क्या साथी पाने का एकमात्र तरीका शादी ही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके साथ तुम अपनी खुशी और गम बांटती हो? अनन्या, हाँ, मेरी 2 दोस्त हैं, रीमा और स्वाति, उनसे मैं सब शेयर करती हूं। सुकरात, तो साथी तो तुम्हारे पास पहले से हैं, फिर ये जो खालीपन है ये सिर्फ एक पति से भर जाएगा, ये तुम कैसे जानती हो? क्या यह संभव है कि शादी के बाद तुम और भी अकेला महसूस करो? अगर वो व्यक्ति तुम्हें समझे ही ना,
अनन्या चुप हो जाती है। उसने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। सुकरात, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं, शादी शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? अनन्या, कुछ सोचकर, एक अच्छा घर, एक प्यार करने वाला पति, शायद बच्चे, सुरक्षा, एक ऐसा जीवन जिसमें अकेले न रहना पड़े। सुकरात, सुरक्षा ये एक बहुत जरूरी शब्द है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने अपने आसपास ऐसी शादियां नहीं देखी जहां पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते? क्या उन्हें सुरक्षा मिली, या वो एक ऐसी जेल में बंद हो गए जिसका कोई दरवाजा नहीं? अनन्या, धीरे से। ऐसा तो बहुत देखा है, मेरी अपनी मामी के साथ। सुकरात, तो फिर अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो क्या शादी सुरक्षा का एक भरोसेमंद जरिया है, या फिर ये सिर्फ एक उम्मीद है, एक ऐसी कहानी जो हमें सुनाई गई है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा? अनन्या, लेकिन समाज का भी तो दबाव है, लोग क्या कहेंगे? सुकरात, लोग, ये शब्द कितना ताकतवर है। मुझे बताओ, ये लोग कौन हैं? क्या ये वही हैं जो तुम्हारी बीमारी में रात रात भर जागेंगे? क्या ये वही हैं जो तुम्हारी असफलता पर तुम्हें गले लगाएंगे? या ये वो हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में चले जाते हैं? और अगर ये लोग सिर्फ बातें करके चले जाते हैं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी का फैसला इनकी बातों के आधार पर क्यों कर रही हो? अनन्या की आंखों में अब एक अजीब सी रोशनी है। कोई जवाब नहीं, बल्कि एक गहरी सोच। सुकरात ने उसे कोई सलाह नहीं दी, उसने तो बस सवाल पूछे, लेकिन उन सवालों ने अनन्या के भीतर छिपी हुई उन मान्यताओं को हिला दिया जिन पर उसने कभी सवाल ही नहीं उठाया था। यही है सुकराती पद्धति का जादू। यह आपको यह नहीं बताती कि शादी करो या मत करो, यह आपको अपने भीतर झांकना सिखाती है। यह आपसे पूछती है, तेरी अपनी वजह क्या है? तू यह फैसला अपनी मर्जी से कर रहा है या किसी और के डर से? आज के भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, ये एक सामाजिक संस्था है, एक परंपरा है, एक उम्मीद है, और इन सब के बीच हमारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। सुकरात कहता है, अपनी आवाज को खोजने का एक ही तरीका है, सवाल पूछो, और तब तक पूछते रहो जब तक तुम्हें अपनी सच्चाई न मिल जाए। लेकिन शादी ही एकमात्र ऐसा फैसला नहीं है जहां हम बिना सवाल पूछे भीड़ के साथ चल रहे हैं। एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां हमने अपनी सोच को पूरी तरह से गिरवी रख दिया है, करियर। वो डिग्री, वो सैलरी, वो प्रमोशन जिसके पीछे हम अंधे होकर भाग रहे हैं, और जब हम रुकते हैं तो एक खालीपन हाथ लगता है। आखिर सफलता की यह परिभाषा हमने किससे उधार ली है, और क्या सुकरात के सवाल इस परिभाषा को भी तोड़ सकते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, करियर की कैद, डिग्री, सैलरी और सफलता की झूठी परिभाषाएं। चैप्टर 3, करियर की कैद, डिग्री, सैलरी और सफलता की झूठी परिभाषाएं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सुकरात के सवालों ने अनन्या की शादी से जुड़ी उन मान्यताओं को हिला दिया जिन पर उसने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन सुकरात की यह पद्धति सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे तीखी चोट शायद हमारे करियर के उन फैसलों पर पड़ती है जिन्हें हम सफलता का पर्याय मान बैठते हैं। आइए आज एक और काल्पनिक सुकराती संवाद करते हैं। इस बार हमारे सामने है विवेक, उम्र 24 साल, एक प्रतिष्ठित आईआईटी से बीटेक और अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार पैकेज पर जॉब। बाहर से देखने पर वो सफलता की जीती जागती तस्वीर है, लेकिन भीतर एक खोखलापन है। सोमवार की सुबह उठते ही सीने पर एक भारीपन छा जाता है, और एक दिन अपनी ही कैब में बैठे बैठे विवेक ने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? और शायद उसी पल कहीं दूर एथेंस में बैठा सुकरात मुस्कुरा दिया और उसने विवेक से पूछना शुरू किया, सुकरात, विवेक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? विवेक, बिना सोचे, ये क्या सवाल हुआ? जॉब तो करनी ही होती है, सब करते हैं, और इतनी अच्छी सैलरी और क्या चाहिए? सुकरात, अच्छी सैलरी, ये एक दिलचस्प शब्द है। मुझे बताओ, ये अच्छी किसने तय किया? तुम्हारे लिए अच्छी सैलरी का मतलब क्या है?
और क्या यह सैलरी तुम्हें वो खुशी दे रही है जो तुम सोमवार की सुबह बिस्तर से उठने के लिए चाहते हो? विवेक थोड़ा झिझक कर, खुशी तो शायद नहीं, लेकिन सैलरी से सुरक्षा मिलती है। ईएमआई है, घर का खर्चा है, माँ बाप की उम्मीदें हैं। सुकरात, सुरक्षा, फिर वही शब्द। विवेक, मुझे यह बताओ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी सैलरी जितनी बढ़ती है तुम्हारे खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं? तुम 30,000 में भी गुजारा कर लेते थे और आज 1.5 लाख में भी तुम्हें लगता है कि कम है। यह जो सुरक्षा की भूख है, क्या यह कभी मिटती है, या यह एक ऐसा प्याला है जिसमें कोई पेंदा ही नहीं? विवेक चुप है। उसे याद आता है कि पिछले महीने ही उसने एक बड़ा फ्लैट बुक किया है और अब उसकी ईएमआई पहले से 2 गुनी हो गई है। सुरक्षा की जगह अब एक और चिंता जुड़ गई है। सुकरात, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, तुमने इंजीनियरिंग क्यों की? विवेक, क्योंकि मेरे पापा ने कहा, और फिर आईआईटी का टैग मिल गया तो सबको अच्छा लगता है। सुकरात, तो तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, अपनी शिक्षा, अपना करियर, ये सब अपने पापा की खुशी के लिए लिया? क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या करना पसंद है? और अगर पूछा भी था तो क्या तुमने उन्हें अपनी असली पसंद बताई थी, या वही बताया था जो वो सुनना चाहते थे? विवेक लंबी सांस लेकर, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी पसंद क्या है। मुझे बस यही पता था कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी कॉलेज में जाओ, बस यही सीढ़ियां चढ़ते गया। और अब जब आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हूं तो लगता है कि यह महल किसी और का है। सुकरात, तो अब मैं तुमसे अंतिम सवाल पूछता हूं। अगर पैसा, समाज और माँ बाप की उम्मीदें, ये सब एक तरफ रख दो तो तुम सुबह उठकर क्या करना चाहोगे? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम्हें समय का पता ही ना चले? विवेक कुछ देर चुप रहकर धीरे से, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, पहाड़ों पर जाना और घंटों बस शटर क्लिक करना, वो मेरी अपनी दुनिया है। लेकिन यह तो सिर्फ शौक है, इससे घर नहीं चलता। सुकरात, घर नहीं चलता, ये वाक्य तुमने किससे सुना? क्या तुमने कभी किसी ऐसे फोटोग्राफर से बात की जो अपनी कला से अच्छा जीवन यापन कर रहा है, या तुमने बिना जांचे बस इस बात को सच मान लिया? और सबसे बड़ी बात, क्या घर चलाने का मतलब सिर्फ पैसे से है, या एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारी आत्मा जीवित हो, वो भी घर चलाने का हिस्सा है? विवेक की आंखें नम हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक रेस की तरह जी है, और आज पहली बार उसे लग रहा है कि वो रेस का घोड़ा तो बन गया, लेकिन अपनी मंजिल भूल गया। सुकरात ने उसे कोई रास्ता नहीं बताया, नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी, लेकिन उसने विवेक को वो आईना जरूर पकड़ा दिया जिसमें वो अपनी असली तस्वीर देख सके। यही है सुकराती पद्धति। ये करियर काउंसलिंग नहीं देती, ये तो आपके भीतर के उन झूठों को बाहर निकालती है जिन्हें आपने सच मान लिया था। अच्छी सैलरी ही सफलता है, यही रास्ता सही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। ये सब मान्यताएं तब तक जंजीर बनी रहती है जब तक आप इन पर सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो खुद से सवाल पूछने की, अपनी आत्मा की जांच करने की विधि है, क्या यह सिर्फ सुकरात ने ही खोजी थी, या फिर हमारी अपनी भारतीय परंपरा में भी इसी तरह की कोई गहन आत्म पूछताछ मौजूद है? और अगर हां, तो क्या गीता का आत्मविचार और सुकरात का सवाल दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? और क्या इन दोनों को मिलाकर हम अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए एक अचूक हथियार बना सकते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, सुकरात और गीता, आत्म पूछताछ का समानांतर प्राचीन मार्ग। चैप्टर 4, सुकरात और गीता, आत्म पूछताछ का समानांतर प्राचीन मार्ग। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सुकरात के सवालों ने विवेक के करियर की उन झूठी परिभाषाओं को तोड़ना शुरू कर दिया जिन्हें वो अपनी जिंदगी का सच मान बैठा था। लेकिन जैसे ही हम सुकरात की इस पद्धति को समझते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो खुद से सवाल पूछने की, अपने भीतर झांकने की और अपनी झूठी मान्यताओं को गिराने की विधि है, क्या यह सिर्फ यूनान तक सीमित है, या फिर हमारी अपनी धरती पर हजारों साल पहले किसी और ने भी यही बात कही थी?
जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ विशाल सेना, दूसरी तरफ एक योद्धा खड़ा है जो अपने ही सवालों में डूबा हुआ है, और उसके सामने रथ पर बैठे भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। और फिर भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो सुनकर लगता है मानो सुकरात और गीता दोनों एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः 6.5। मनुष्य अपने आप से ही अपना उद्धार करे, अपने आप को गिराए नहीं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। इस एक श्लोक में पूरी सुकराती पद्धति समा गई है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तेरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अपना अज्ञान है, और तेरा सबसे बड़ा मित्र तेरी अपनी जागरूकता है। और यह जागरूकता कहां से आती है? सवालों से। जब तुम अपने आप से पूछते हो, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों मान रहा हूं, मैं कौन हूं? सुकरात ने एथेंस के बाजार में खड़े होकर दूसरों से सवाल पूछे, और भगवान कृष्ण ने रथ पर बैठकर अर्जुन को खुद से सवाल पूछना सिखाया। दोनों का तरीका अलग अलग था, लेकिन मंजिल एक ही, आत्म पूछताछ, सेल्फ इंक्वायरी। सुकरात कहता था, अपनी जिंदगी की जांच करो, और भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मा को जानो। दोनों एक ही बात को दो अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। सुकरात की विधि है, दूसरों से सवाल पूछो ताकि उनकी झूठी मान्यताएं टूटें, और गीता की विधि है, खुद से सवाल पूछो ताकि तुम्हारी अपनी झूठी मान्यताएं टूटें। और यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। हम हर दिन दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की गलतियां गिनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को कटघरे में खड़ा किया? एक ठोस उदाहरण लीजिए। कविता एक सीनियर मैनेजर, उसे अपनी टीम के एक जूनियर से बहुत चिढ़ है। वो हर वक्त उसकी गलतियां पकड़ती रहती है। एक दिन कविता ने तय किया कि वो सुकरात और गीता दोनों को एक साथ आजमाएगी। उसने अपने आप से पूछा, मुझे इस आदमी से इतनी चिढ़ क्यों है? पहला जवाब आया, क्योंकि वो बहुत आलसी है। फिर उसने गीता वाला सवाल पूछा, क्या यह चिढ़ कहीं मेरे अपने भीतर की किसी चीज का प्रतिबिंब तो नहीं? और वो ठिठक गई। उसे याद आया कि वो खुद अपनी पिछली जॉब में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी, और तब से वो खुद को अक्षम मानती आ रही है। और उस जूनियर का आलस उसे अपनी ही वो कमजोरी याद दिला रहा था। उस दिन कविता ने उस जूनियर को डांटा नहीं। उसने जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं? और उस एक सवाल ने उनके पूरे रिश्ते को बदल दिया। यही है सुकरात और गीता का मेल, सवाल बाहर भी और भीतर भी। लेकिन इस आत्म पूछताछ की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा अपना अहंकार। हमें लगता है कि हमें पता है, और यही पिता होने का भ्रम हमें सीखने नहीं देता। सुकरात ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक तू यह नहीं मान लेता कि तू अज्ञानी है, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं सिखा सकता। अर्जुन ने जैसे ही कहा, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे सिखाओ, भगवान कृष्ण का मुख खुला। यही शिष्य भाव, यही मैं नहीं जानता, ये दोनों मार्गों की पहली सीढ़ी है। तो आज के जीवन में हम इस आत्म पूछताछ को कैसे अपनाएं? सुकरात और गीता दोनों हमें एक ही प्रैक्टिकल रास्ता देते हैं। हर दिन 5 मिनट अकेले बैठकर अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने जो भी फैसले लिए वो मेरे अपने थे या किसी और के दबाव में लिए? आज मैंने किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा किया, और क्या वो गुस्सा मेरी अपनी किसी असुरक्षा की वजह से था? और अगर कल मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं अपनी आज की जिंदगी से संतुष्ट हूं? ये 3 सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन यह आत्म पूछताछ सिर्फ करियर और शादी तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा असर हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर पड़ता है, क्योंकि हम रिश्तों में जो भी गुस्सा, ईर्ष्या और उम्मीदें पालते हैं, उनकी जड़ में भी हमारी अपनी अनजानी मान्यताएं छिपी होती हैं। और जब हम सुकरात की तरह इन मान्यताओं पर सवाल खड़ा करते हैं, तो रिश्तों की सबसे बड़ी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। आखिर कैसे हम ईर्ष्या, उम्मीद और गुस्से पर सवालों की सर्जरी कर सकते हैं?
और क्या सुकरात का यह तरीका हमारे सबसे जहरीले रिश्तों को भी ठीक कर सकता है? जानने के लिए सुनिए वो अगला चैप्टर, रिश्तों की उलझने, ईर्ष्या, उम्मीद और गुस्से पर सवालों की सर्जरी। चैप्टर 5, रिश्तों की उलझने, ईर्ष्या, उम्मीद और गुस्से पर सवालों की सर्जरी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सुकरात की आत्म पूछताछ और गीता का आत्मविचार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हमें बाहर देखने के बजाय भीतर झांकना सिखाते हैं। और हमने एक प्रैक्टिकल तरीका भी सीखा कि कैसे हर दिन खुद से 3 सवाल पूछकर हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अब इस अध्याय में हम जिंदगी के सबसे पेचीदा और सबसे भावनात्मक क्षेत्र में उतरेंगे, रिश्ते। क्योंकि रिश्तों में ही हमारी सबसे गहरी मान्यताएं, हमारी सबसे छिपी हुई असुरक्षाएं और हमारा सबसे कच्चा अहंकार सब बाहर आ जाता है। आइए आज एक और काल्पनिक सुकराती संवाद करते हैं। इस बार हमारे सामने है वो प्रिया। शादी को 5 साल हो चुके हैं। पति अच्छी नौकरी करते हैं, घर में सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन प्रिया के मन में एक ऐसी आग सुलग रही है जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है, और वो आग है ईर्ष्या। प्रिया के पति की एक ऑफिस की महिला सहकर्मी है जिसके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। और जब भी प्रिया अपने पति को उस सहकर्मी के बारे में बात करते सुनती है, उसकी छाती में कुछ जलने लगता है। वो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसका मन शक और गुस्से से भर जाता है। और एक दिन प्रिया ने तय किया कि वो इस उलझन को सुलझाएगी। और उसने एक ऐसे दोस्त से बात की जो सुकरात की तरह सोचता है। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। सुकरात, दोस्त, प्रिया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? प्रिया, कुछ नहीं, बस वही ऑफिस वाली बात। मुझे लगता है कि मेरे पति का उस लड़की के साथ कुछ चल रहा है। सुकरात, कुछ चल रहा है, ये एक बहुत भारी आरोप है। मुझे बताओ, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? प्रिया, सबूत तो नहीं है, लेकिन वो हर वक्त उसी के बारे में बात करते हैं। वो कितनी स्मार्ट है, कितनी अच्छा काम करती है, और कल ही वो दोनों साथ में डिनर करके लौटे। सुकरात, तो तुम्हारा पति अपनी कलीग के साथ डिनर करता है और उसकी तारीफ करता है। क्या यह अपने आप में गलत है, या गलत यह है कि तुम्हें इससे तकलीफ होती है? प्रिया, थोड़ा तीखे स्वर में, तकलीफ तो होती ही है। मैं उसकी पत्नी हूं। मुझे लगता है कि मैं काफी नहीं हूं। सुकरात, काफी नहीं हूं, यह एक बहुत जरूरी शब्द है। प्रिया, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति का किसी और महिला की तारीफ करना इस बात का सबूत है कि तुम काफी नहीं हो, या यह तुम्हारे अपने मन की कोई पुरानी आवाज है जो शायद बचपन से सुनती आ रही है कि तुम में कुछ कमी है? प्रिया चुप है, उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मां हमेशा उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन से करती थी। देखो, तुम्हारी दीदी कितनी होशियार है। और तब से प्रिया के भीतर एक डर बैठ गया, मैं काफी नहीं हूं। सुकरात, प्रिया, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। यह जो ईर्ष्या की आग है, क्या यह सचमुच तुम्हारे पति के लिए प्यार है, या यह तुम्हारे अपने डर पर मैं काफी नहीं हूं एक पर्दा है? क्योंकि प्यार तो विश्वास मांगता है और डर शक मांगता है। तुम्हारे भीतर इन दोनों में से कौन ज्यादा है? प्रिया, फूट फूट कर रोते हुए, मुझे नहीं पता, मुझे बस डर लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ न दे। सुकरात, और अगर वो तुम्हें छोड़ भी दे तो सबसे बुरा क्या हो जाएगा? प्रिया सिसकते हुए, तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुकरात, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या यह सच है? प्रिया, क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई है? तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं, तुम्हारी अपनी कोई खुशी नहीं, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। और अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सहारे पर खड़ी कर रही हो, तो क्या यह उस इंसान के साथ अन्याय नहीं है? और क्या यह खुद तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं? प्रिया शांत हो गई, उसकी सिसकियां थम गईं। उसने पहली बार देखा कि वो अपने पति से प्यार नहीं कर रही थी, वो अपने पति को अपनी असुरक्षा की दवा बना रही थी। और जब भी उसे लगता कि वो दवा छिन रही है, तो वो बीमार हो जाती थी। सुकरात, प्रिया, मैं तुम्हें आखिरी सवाल पूछता हूं।
अगर तुम अपने पति की उस सहकर्मी से दोस्ती को बिना किसी शक के बस एक सच्चाई की तरह स्वीकार कर लो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम हल्की महसूस करोगी, या क्या तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी? प्रिया लंबी सांस लेकर, हल्की, बहुत हल्की। शायद मैं थक गई हूं यह सब ढोते ढोते। सुकरात, तो शायद सच्चा प्यार पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। और सच्ची ताकत शक करने में नहीं, भरोसा करने में है। और यह भरोसा तुम्हें अपने पति पर नहीं, बल्कि खुद पर करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अकेली भी पूरी हो। यह संवाद सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी रिश्ते में ईर्ष्या, गुस्सा या उम्मीदों का बोझ महसूस किया है। और सुकरात की यह विधि बिना किसी बाहरी मदद के हमें अपने रिश्तों की असली जड़ तक ले जा सकती है। हर बार जब आपको लगे कि सामने वाला गलत है, तो रुकिए और पूछिए, क्या यह गुस्सा उसकी गलती पर है या मेरी अपनी किसी टूटी हुई उम्मीद पर? लेकिन यह सब, यह आत्म पूछताछ, यह सवालों की सर्जरी तब तक सिर्फ एक दार्शनिक मनोरंजन बनकर रह जाएगी जब तक हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं उतारते। सुकरात रोज बाजार जाता था। उसने सवाल पूछने को एक दैनिक अभ्यास बना लिया था। और अब हम भी एक ऐसा ही प्रैक्टिकल सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसी एक्सरसाइज जो रोज के 5 सवालों के जरिए आपकी सबसे गहरी मान्यताओं की जांच करेगी। आखिर वो 5 सवाल क्या हैं और कैसे हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमियों को पकड़ सकते हैं। जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, रोज के 5 प्रश्न, अपनी मान्यताओं की जांच की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। चैप्टर 6, रोज के 5 प्रश्न, अपनी मान्यताओं की जांच की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सुकरात के सवालों ने प्रिया के रिश्ते की उस गहरी जड़ को उखाड़ दिया जो सालों से उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। और हमने सीखा कि हर गुस्से, हर ईर्ष्या और हर टूटी हुई उम्मीद के पीछे हमारी अपनी कोई ना कोई अनजानी मान्यता छिपी होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा कैसे बनाएं। सुकरात रोज बाजार जाता था, लोगों से सवाल पूछता था। उसने इस आदत को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया था। और आज हम भी एक ऐसी ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे जो न तो ज्यादा समय मांगती है, न ही किसी गुरु की जरूरत। बस रोज 5 मिनट और 5 सवाल। ये 5 सवाल आपकी जिंदगी के उन बुनियादी ढांचों की जांच करेंगे जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। ये कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक जीवंत अभ्यास है जो हर दिन आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। आइए एक एक करके इन 5 सवालों को समझते हैं। पहला सवाल, आज मैंने जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो मेरा अपना था या किसी और के दबाव में लिया? यह सवाल सीधे आपकी स्वतंत्रता पर चोट करता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले दूसरों की मर्जी से लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे आज आपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर हां कह दी, जबकि आपका मन कह रहा था कि अब और काम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बॉस ने कहा और आपको ना कहने में डर लगा। या फिर आपने अपने बच्चे को एक खास कोचिंग क्लास में डाल दिया क्योंकि पड़ोस की शर्मा जी ने अपने बेटे को डाला है। यह सवाल आपको यह दिखाएगा कि आप कितनी बार अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथों में दे देते हैं। दूसरा सवाल, आज मैंने किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा किया और क्या वो गुस्सा सचमुच सामने वाले की गलती पर था या मेरी अपनी किसी टूटी हुई उम्मीद पर? यह सवाल सीधे आपके अहंकार पर चोट करता है। मान लीजिए आज आपको अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने आपके लिए चाय नहीं बनाई। अब इस सवाल के आईने में देखिए, क्या गुस्सा सचमुच चाय का था या इस बात का कि मेरी बात नहीं मानी गई? या शायद आप दिन भर के तनाव से भरे हुए थे और चाय न मिलना बस एक बहाना बन गया? जब आप यह पहचानने लगते हैं कि आपका गुस्सा सामने वाले की गलती पर नहीं बल्कि आपकी अपनी अपेक्षाओं की कब्र पर खड़ा है, तो आपके रिश्ते अपने आप हल्के होने लगते हैं। तीसरा सवाल, आज मैंने अपने बारे में जो सबसे नकारात्मक बात सोची, क्या वो 100% सच है
या सिर्फ एक आदतन कहानी है जो मैं सालों से खुद को सुना रहा हूं? यह सवाल सीधे आपकी आत्म छवि पर चोट करता है। हम सबके दिमाग में एक ऐसी ऑडियो टेप चलती रहती है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा दिखता नहीं, और हमने इस टेप को बिना जांचे सच मान लिया है। सुकरात कहता, इस टेप को रोको और एक बार इस पर सवाल खड़ा करो। जब आप पूछते हैं क्या यह 100% सच है, तो आप पाएंगे कि 99% बार यह सिर्फ एक भ्रम है। चौथा सवाल, अगर लोग क्या कहेंगे का डर न होता तो आज मैंने कौन सा एक काम जरूर किया होता? यह सवाल सीधे समाज की उस जंजीर पर चोट करता है जो हमें सबसे ज्यादा जकड़ती है। आपने आज अपने बॉस की गलत बात का विरोध नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपने आज अपनी मनपसंद ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और शाम को आपने अपने पुराने दोस्त को फोन नहीं लगाया क्योंकि इतने दिनों बाद बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यह सवाल आपको हर दिन एक बार उस पिंजरे से बाहर निकलने का मौका देता है, भले ही सिर्फ कल्पना में ही सही। और पांचवा सबसे गहरा सवाल, अगर आज रात मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं अपने आज के दिन से संतुष्ट हूं? यह सवाल सीधे आपके जीवन के अर्थ पर चोट करता है। यह कोई डरावना सवाल नहीं है, यह तो एक कंपास है जो हर शाम आपको आपकी असली दिशा याद दिलाता है। जब आप यह सवाल पूछते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आज का दिन सिर्फ समय की बर्बादी था या फिर आपने कुछ ऐसा जिया जो सचमुच आपका अपना था। और यही एहसास अगली सुबह आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। अब इन 5 सवालों को कैसे करना है, ये बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले अपना फोन दूर रखिए और एक छोटी सी डायरी लीजिए और बस 5 मिनट का समय लीजिए। एक एक करके इन 5 सवालों को पढ़िए और जो भी मन में आए बिना सेंसर किए, बिना शर्म के लिख डालिए। कोई आपको जज नहीं करने वाला, यह आपकी अपनी आत्म पूछताछ है। एक उदाहरण लेते हैं। राघव, जिससे हम पहले मिल चुके हैं, यह एक्सरसाइज हर रात करता है। कल रात उसने चौथे सवाल पर लिखा, अगर लोग क्या कहेंगे का डर ना होता तो मैं आज अपने बॉस को बता देता कि मैं इस प्रोजेक्ट में खुश नहीं हूं। यह लिखने के बाद राघव को एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसने अभी बॉस को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने डर को पहचान लिया और यही पहचान उस डर को कमजोर करने लगती है। यही है सुकराती पद्धति का रोज का अभ्यास। यह कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन अगर आप इसे लगातार 30 दिन तक करते रहें तो आप पाएंगे कि आपकी सोच की पुरानी नदी धीरे धीरे एक नई दिशा में मुड़ रही है। लेकिन यह अभ्यास एक बहुत बड़ी चुनौती भी साथ लाता है। जैसे जैसे आप अपनी मान्यताओं की जांच करने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि आप भीड़ से अलग सोचने लगे हैं और भीड़ अलग सोचने वाले को कभी माफ नहीं करती। सुकरात को जहर का प्याला इसीलिए नहीं मिला था कि वो गलत था, बल्कि इसलिए मिला था क्योंकि उसने भीड़ की शांति को भंग कर दिया था। तो जब आप अपनी जिंदगी के फैसले अपने सवालों के आधार पर लेने लगेंगे तो दुनिया आपको पागल, जिद्दी और बागी कहेगी। और तब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या आप इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुकरात की तरह जहर का प्याला पीने को तैयार हैं या फिर वापस भीड़ में शामिल हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, कैच, भीड़ से अलग सोचना, जब लोग क्या कहेंगे कि खामोशी टूटे। चैप्टर 7, भीड़ से अलग सोचना, जब लोग क्या कहेंगे कि खामोशी टूटे। पिछले चैप्टर में हमने रोज के 5 सवालों की वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की जो हर रात सिर्फ 5 मिनट में हमारी सबसे गहरी मान्यताओं की जांच कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप यह अभ्यास करने लगते हैं, एक बहुत ही अजीब चीज होने लगती है। आप पाते हैं कि आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे भीड़ से अलग होती जा रही हैं। और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि भीड़ अलग सोचने वाले को कभी माफ नहीं करती। और भारतीय समाज में इस भीड़ का सबसे ताकतवर हथियार है, लोग क्या कहेंगे। जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के कितने फैसले सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे। आपने वो ड्रेस नहीं पहनी जो आपको पसंद थी, आपने वो कोर्स नहीं किया जो आपका दिल करता था,
आपने उस इंसान से शादी नहीं की जिससे आप प्यार करते थे, और आप उस नौकरी में सालों से पड़े हैं जो आपको अंदर से खाए जा रही है। और इन सब की जड़ में एक ही चीज थी, लोग क्या कहेंगे। सुकरात ने 2500 साल पहले इसी लोग नाम के भूत का सामना किया था। जब उस पर मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई तो उसके दोस्तों ने उसे भागने का रास्ता दिया। उन्होंने कहा, सुकरात, हमने पहरेदारों को पैसे दे दिए हैं, तुम आज रात जेल से भाग सकते हो, बस एक इशारा चाहिए। और तब सुकरात ने जो कहा वो सुनकर उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। दोस्तों ने कहा, क्यों? लोग क्या कहेंगे कि हमने अपने गुरु को बचाने की कोशिश ही नहीं की। सुकरात ने शांति से जवाब दिया, भीड़ की राय से हमें क्या लेना देना, हमें तो बस उस एक विशेषज्ञ की राय सुननी चाहिए जो सच्चाई जानता है। और मैंने सारा जीवन इस शहर के कानून का पालन किया है। अब अगर मैं भागता हूं तो मैं कहूंगा कि कानून तभी माननी चाहिए जब वो हमारे अनुकूल हो। यह गलत है, यह कोई जिद नहीं थी, यह एक सिद्धांत था। सुकरात ने लोग क्या कहेंगे कि उस सबसे बड़े डर को अपने तर्क से काट दिया। उसने कहा, बहुमत की राय सच्चाई की गारंटी नहीं होती। अगर 50 लोग किसी एक बात को मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सच है। सच्चाई संख्या में नहीं, तर्क में होती है। आज के भारत में यह लोग नाम का भूत और भी ताकतवर हो गया है। सोशल मीडिया ने इसे एक नया हथियार दे दिया है। अब लोग आपके आस पड़ोस तक सीमित नहीं है, वो आपके फोन की स्क्रीन पर हर पल आपको जज कर रहे हैं। कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, लोगों ने क्या कहा, और हम अपनी जिंदगी इसी बाहरी स्वीकृति के पीछे भागते भागते अपनी आंतरिक आवाज को पूरी तरह से दबा चुके हैं। लेकिन सुकरात की पद्धति इस लोग के भूत को भगाने का एक ठोस तरीका देती है, और वो तरीका है सवालों की चमड़ी उधेड़ना। जब भी आपके मन में लोग क्या कहेंगे का डर उठे तो रुकिए और अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, ये लोग कौन हैं? क्या ये वो हैं जो आपकी बीमारी में रात रात भर जागेंगे? क्या ये वो हैं जो आपकी असफलता पर आपको गले लगाएंगे? या ये वो हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में चले जाते हैं? जब आप इस सवाल का ईमानदार जवाब देते हैं तो आप पाते हैं कि ज्यादातर लोग आपकी जिंदगी में कोई भूमिका ही नहीं निभाते। वो सिर्फ दर्शक हैं और आप अपनी जिंदगी की फिल्म दर्शकों की पसंद के हिसाब से बना रहे हैं। दूसरा, इन लोगों की राय कल क्या होगी? याद कीजिए, 5 साल पहले आपने जो कोई बड़ा फैसला लिया था जिस पर लोगों ने बहुत कुछ कहा था, आज उन लोगों को वो बात याद भी है? नहीं, लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। वो आज आपकी आलोचना करेंगे और कल किसी और की। उनकी राय मौसम की तरह बदलती है और आप अपनी जिंदगी का महल इस बदलते मौसम पर खड़ा कर रहे हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, अगर मैं अपनी जिंदगी का यह फैसला सिर्फ अपनी खुशी के लिए लूं तो सबसे बुरा क्या हो जाएगा? क्या कोई मर जाएगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? या बस कुछ लोग कुछ दिन आपसे नाराज रहेंगे? और क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशी कुछ दिनों की इस नाराजगी से बड़ी नहीं समझते? ये 3 सवाल लोग क्या कहेंगे कि उस विशाल भूत को एक छोटे से चूहे में बदल देते हैं, और तब आप पाते हैं कि आपकी जिंदगी सचमुच आपकी अपनी है। एक उदाहरण लीजिए। आदित्य एक युवा पत्रकार। उसे एक ऐसी खबर मिली जो एक बड़े राजनेता के खिलाफ थी। उसके संपादक ने कहा, यह खबर मत चलाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे? आदित्य के भीतर एक सुकरात जागा। उसने खुद से पूछा, ये लोग कौन हैं? अगर मैं ये खबर नहीं चलाऊंगा तो अपनी आत्मा के सामने क्या जवाब दूंगा? और उसने वो खबर चला दी। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन आज वो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में उससे कहीं ज्यादा संतुष्ट है। उसने लोग क्या कहेंगे कि खामोशी को तोड़ा और अपनी आवाज पाई। लेकिन यह सब, ये आत्म पूछताछ, ये सवालों की सर्जरी, ये भीड़ से अलग सोचना, ये सब करने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है साहस। अपने भीतर के सुकरात को जगाने का साहस। और यह साहस कोई बाहरी चीज नहीं, यह आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपने उसे दबा रखा है। और अब
जब हम इस सफर के अंत के करीब हैं तो हमें यह पूछना है, आखिर आज का सुकरात बनने का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक की नकल है, या फिर क्या हम सबके भीतर एक सुकरात पहले से ही मौजूद है जो बस जागने की प्रतीक्षा कर रहा है? और जब वो जागता है तो हमारी जिंदगी कैसी दिखने लगती है? जानने के लिए सुनिए अगला और अंतिम चैप्टर, आज का सुकरात आपके भीतर का दार्शनिक। चैप्टर 8, आज का सुकरात आपके भीतर का दार्शनिक। हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने एथेंस के बाजार से लेकर आज के भारतीय घरों और दफ्तरों तक सुकरात के सवालों की उस मशाल को जलते देखा। हमने देखा कि कैसे उसकी पद्धति ने शादी की झूठी मान्यताओं, करियर की उधार की परिभाषाओं और रिश्तों की छिपी हुई असुरक्षाओं को चीर चीर कर रख दिया। और हमने यह भी सीखा कि भीड़ से अलग सोचना कोई आरामदायक रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसकी कीमत कभी कभी जहर का प्याला भी हो सकती है। लेकिन अब इस अंतिम पड़ाव पर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, क्या सुकरात सिर्फ अतीत की एक कहानी है, या वो आपके भीतर जिंदा हो सकता है? आप शायद सोचें, मैं तो कोई दार्शनिक नहीं हूं, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूं। बिल चुकाने हैं, परिवार है, नौकरी है, इसमें सुकरात कहां से आएगा? लेकिन सुकरात ने कभी यह नहीं कहा कि दर्शन सिर्फ किताबों और टोगा पहनने वालों के लिए है। उसने तो दर्शन को सड़कों पर उतारा, बाजार में, घर के आंगन में रोटी की तरह जरूरी बनाया। और आप चाहे जो भी काम करते हो, आपके भीतर भी एक सुकरात है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आपके भीतर का सुकरात कौन है? वो आपका वो हिस्सा है जो भीड़ के साथ चलने से इनकार करता है। जब पूरा ऑफिस एक ही बात पर सिर हिला रहा होता है और आपको लगता है यह गलत है, तो वो आपके भीतर का सुकरात है। जब आपका परिवार आपको एक तय रास्ते पर धकेल रहा होता है और आपका दिल कहता है मुझे कुछ और करना है, तो वो आपके भीतर का सुकरात है। जब आप किसी रिश्ते में खुद को खोता हुआ महसूस करते हैं और एक आवाज अंदर से पूछती है क्या यह सचमुच प्यार है या सिर्फ अकेलेपन का डर, तो वो आपके भीतर का सुकरात है। लेकिन यह आवाज शुरू में बहुत धीमी होती है। इसे सुनने के लिए आपको शोर को बंद करना पड़ता है। सोशल मीडिया का शोर, लोग क्या कहेंगे का शोर, और 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा की चिंता का शोर। जब आप ये सब शोर बंद करते हैं और अपने भीतर के सन्नाटे में उतरते हैं, तो वहां एक आवाज मिलती है। वो आवाज आपकी अपनी सुकराती आवाज है, और वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गाइड बन सकती है। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। मीरा, एक अधेड़ उम्र की महिला, उसने अपनी पूरी जिंदगी एक आदर्श गृहिणी की तरह जी। पति, बच्चे, ससुराल, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अब जब बच्चे बड़े होकर चले गए हैं तो उसे गहरा खालीपन घेर रहा है। एक दिन उसने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूं? और यह सवाल उसके भीतर के सुकरात को जगा गया। उसने पूछना शुरू किया, मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले किसकी खुशी के लिए लिए? क्या मैंने कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा? और इन सवालों ने उसे एक नई राह दिखाई। आज मीरा एक एनजीओ चलाती है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, और वो कहती है, मैंने अपनी जिंदगी 50 साल की उम्र में पहली बार जीना शुरू किया। तो सुनने वालों, सुकरात कोई दूर का आदर्श नहीं है। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो जीवन को एक प्रश्न की तरह देखता है, न कि एक तैयार जवाब की तरह। आपका अपना एथेंस, आपका ऑफिस, आपका घर, आपका मोहल्ला इंतजार कर रहा है कि कोई उसे जगाए, और वो कोई आप भी हो सकते हैं। सुकरात की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी बाकी है। हमने साथ में एक सफर तय किया, 2500 साल पीछे एथेंस की धूल भरी गलियों में। हमने एक नंगे पैर, मैले कपड़ों वाले बूढ़े को देखा जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सवालों के, और उन्हीं सवालों ने उसे अमर कर दिया। अब जैसे जैसे ये ऑडियो बुक खत्म हो रही है, मैं आपको एक आखिरी सवाल सौंप रहा हूं। ये सवाल मैंने नहीं पूछा, ये सुकरात ने आपसे पूछा है, और वो सवाल है, क्या तुम अपनी जिंदगी की जांच कर रहे हो? सुकरात ने कहा था, जो जिंदगी जांची नहीं गई वो जीने लायक नहीं। तो कल सुबह जब आप उठें तो अपनी चाय की चुस्की के साथ अपने आप से यह एक सवाल जरूर पूछिएगा, और अगर जवाब नहीं आए
तो घबराइएगा नहीं। सुकरात खुद कहता था, मुख्य बात यह नहीं कि तुम कहां खड़े हो, मुख्य बात यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। तो इसी के साथ सुकरात जैसे सोचो तो जिंदगी बदल जाएगी। करियर, शादी और जीवन के फैसलों के लिए सुकराती पद्धति की यह प्रस्तुति समाप्त होती है। लेकिन आपकी अपनी जांच, आपका अपना सफर अभी शुरू होता है। अपना ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी आत्मा से कभी समझौता मत कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल ऑडियो बुक सम्राट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी हर अनसुनी और दिमाग खोलने वाली किताब सबसे पहले सिर्फ आप तक पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, पुरानी कहानी नया नजरिया। मिलते हैं अगली किताब में। अपना ख्याल रखिए और अपने भीतर बैठे परम को पहचानिए। धन्यवाद। प्रणाम।